हाय एवरीवन, ये हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेक्चर 1 में हमने हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा था और थोड़ा सा हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था। लेकिन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टोन एज से आपके बहुत कम सवाल बनते हैं, एक दो सवाल आता है सभी शिफ्ट में मिलाकर। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से काफ़ी सवाल बनते हैं। आइदर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एग्जाम्स के लिए भी इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेडिकेटली जो हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप सीजीएल देने चले जाना, सीएचएसएल देने चले जाना, कोई भी रेलवे एग्जाम देने चले जाना, यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप एमटीएस के साथ किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल या रेलवे एग्जाम की, तो आपको अलग से हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से। एक बार ये जो टॉपिक वाइज हम हिस्ट्री कर रहे हैं यहाँ से कवर कर लोगे, फिर उसका सिर्फ रिवीजन करते रहना। और ये जो मैं आपको करा रहा हूँ पिछले 5 सालों के एसएससी, ना सिर्फ एमटीएस, सभी एग्जाम्स को एनालिसिस करने के बाद क्या पढ़ाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कौन सी चीज़ें कितनी रिपीट होती हैं, सभी एनालिसिस करने के बाद तब पढ़ा रहा हूँ। तो आप बेफिक्र रहिए। देखो 99.99% आपके जो भी सवाल आएंगे इन्हीं लेक्चर्स से आएंगे। 0.1% अगर बाहर भी आता है तो फिर वो किसी से भी नहीं बनेगा, वो एक नया सवाल होगा। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर वो किसी से नहीं होगा, ये चीज़ अपने दिमाग में रखो। और ये जो हम कर रहे हैं हिस्ट्री, आपको हिंदी में भी तैयार किया हुआ है, इंग्लिश में भी तैयार किया हुआ है। आपको देख जो स्लाइड मिलती है हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, तो आप हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से हो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इन क्लासेस की पीडीएफ कैसे मिलेगी वो मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू कर लेते हैं। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन पहली सिविलाइजेशन है जो कि एक तो अर्बन अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है, और जिसके एविडेंस मिलते हैं भारत के अंदर। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसके एविडेंस मिलते हैं। इससे पहले जो भी सिविलाइजेशन रही उनके हमारे पास एविडेंस नहीं है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही हमारे पास एविडेंस है। और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों बोला गया? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको इसलिए बोला गया क्योंकि जो ज़्यादातर लोग रहते थे वो इंडस रिवर के आसपास लोग रहते थे। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम पड़ने का, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी साइट थी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो साइट थी, अब देखो साइट का मतलब क्या है, साइट से कभी कंफ्यूज मत हो ना, कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने अपने नाम से रख दिया है हमने, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास में लोग पाए गए हैं, उनके एविडेंस पाए गए हैं, मतलब लोग तो नहीं पाए गए, उनके एविडेंस पाए गए हैं, तो ठीक है इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दो। साइट का मतलब कुछ लोग इधर रहते हैं, कुछ लोग थोड़ा दूर रहते हैं, कुछ लोग इंडिया वाले रीजन में रहते थे, कुछ लोग अभी जो पाकिस्तान वाला रीजन है, कुछ लोग अफगानिस्तान वाले रीजन में, तो उनको साइट बोलते थे। मतलब जैसे एक गांव है फिर एक दूसरा गांव, तो एक गांव, ठीक है, जैसे आपका एक गांव है उसका नाम है, एक दूसरा गांव, तो सबका नाम अलग अलग है ना, और सभी हो सकता है कि एक एक दो रिवर, दो तीन रिवर के आसपास ही हों, बसे हों। तो उस तरह से एक गांव का नाम जैसे हमने गांव रखा है कि ये गांव है, ऐसी साइट बोलते हैं। तो मोहनजोदारो एक साइट थी जो दूसरे नंबर पर फाउंड की गई थी, बहुत बड़ी साइट थी, एक तरह से मेजर साइट थी। तो वो इंडस रिवर के किनारे थी, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था, इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और एक आपके जॉन मार्शल हुए थे, उन्होंने बोला कि हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन, उन्होंने नामकरण दिया। उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों नामकरण दिया? पहली साइट जो डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पा थी, तो इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी नामकरण दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि इस टाइम पे हमें ब्रोंज तो हमारे पास था, लेकिन ब्रोंज की तो खोज हो गई थी, डिस्कवर, लोग ब्रोंज का यूज कर रहे थे, जो टूल्स वगैरह एग्रीकल्चर में यूज करते थे, अपने वेपन्स बनाने के लिए जो यूज करते थे वो ब्रोंज के बनाते थे, लेकिन आयरन उस वक्त नहीं था। तो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस एज से बिलोंग करता है, तो ये ब्रॉन्ज एज से भी बिलोंग करता है, ठीक, कांस्य युग के अंतर्गत आता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इस बात का ध्यान रखना कि इस वक्त आयरन नोन नहीं था, मैंने सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेंशन की हुई हैं। और देखो यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन करने का मेरा ये भी रीजन है कि जैसे हम स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीज़ें मैं एडिशनल कराता था, ठीक है, तो बहुत सारे भाइयों ने बोला कि सर आप स्लाइड में सब चीज़ में मेंशन कर दो जिससे कि थोड़ा नोट्स बनाने में इजी हो जाए। तो मैंने सारी चीज़ें स्लाइड में मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दी हैं, तो नोट्स बनाने में आपको इजी हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी राइटिंग साफ नहीं लगती हो, या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं कम से कम लिखूँ। मैं ज़्यादातर चीज़ें स्लाइड में ही ऐड ऑन करके लेके आऊँ। अगर देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर टाइम पीरियड देखते हैं ना, तो लगभग 2500 से बीसी से लेकर 1750 बीसी तक इसका टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। इधर आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, इधर हिंदी में देखने को मिलेगा। और ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले लेक्चर में कि बीसी क्या है, एडी क्या है, कैसे हम इसको मेजर करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी।
ठीक है। यहाँ पर क्या होते थे, जो गांव होते थे, ठीक है, जो शहर होते थे, बेसिकली जो साइट थी, शहर तो नहीं बोलेंगे, जो गांव वगैरह, जो एक तरह से जो हमारी साइट थी, जो टाउन डिवाइडेड थे हमारे, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते थे। जैसे कि एक तो होता था थोड़ा ऊंचला हिस्सा, और एक होता था एक निचला हिस्सा, ये है ना। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे वो ज़्यादातर जो एक तरह से रूलिंग पार्टी के लोग रहते थे, जो मर्चेंट्स वगैरह थे, ठीक है, जो हाई क्लास के लोग थे, हाँ, जो मतलब कि उस वक्त भी तो कास्ट सिस्टम चलता था, तो जो हाई कास्ट के लोग थे, पंडित वगैरह जो लोग थे, वो आपके इधर ऊपर वाले एरिया में रहते थे, जिसको हम बोलते थे सिटाडल। ठीक है। हिंदी वाले भी ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलते थे हम, सिटाडल बोलते हैं। ठीक है, सिटाडल ही लिखा आता पेपर में। टाउन डिवाइडेड, ऊपरी भाकू गढ़। ठीक है, यहाँ पे गढ़ लिखा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम पेपर में सिटाडल ही देखेंगे, हिंदी में देखने को मिलेगा। ठीक है। और आपका जो लोअर पार्ट है उसको कुछ नहीं बोलते थे। तो जो मेजरली जितनी भी साइट है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो आप देखोगे कि दो पार्ट में डिवाइड है। एक दो साइट हैं जो तीन पार्ट में डिवाइड है। अभी मैं आने वाले टाइम में जब हम साइट पढ़ा रहा हूँ, चलो आपको पता है तो आप बताओ कि कौन सी साइट तीन पार्ट में डिवाइड थी। लोअर, मिडिल और सिटाडल, मतलब ऊंचा। ठीक है। तो जो ऊंचे वाले पार्ट पर रूलिंग क्लास के लोग, मर्चेंट्स वगैरह रहते थे, यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास लोग रहते थे नीचे की साइड। ठीक है, ऑब्वियसली आपने देखा होगा। ठीक है, जो उछले हिस्से में थोड़े रूलिंग क्लास वगैरह लोग रहेंगे और नीचे में लोअर मिडिल क्लास लोग रहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से टाउन डिवाइडेड था। और बहुत बार पेपर में पूछ लेता है कि कौन जो अपर पार्ट था उसको क्या बोलते हैं। तो सिटाडल भाई आपको रटा होना चाहिए। कितने पार्ट में नॉर्मली पूछ लेता है कि जनरली इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्ट्रक्चर था, टाउन स्ट्रक्चर था, वो कितने पार्ट में डिवाइडेड था। तो दो पार्ट में डिवाइडेड था। जनरली सवाल आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर ना जो टाउन प्लानिंग करते थे ना, वो ग्रिड सिस्टम में करते थे। इस बार एमटीएस में इतना हार्ड सवाल पूछा। देखो, ग्रिड पैटर्न सबको पता है, ठीक है, मतलब ग्रिड पैटर्न सबको पता है, लेकिन इस बार एमटीएस 2024 में एक सवाल पूछा था कि जो आपका सिटीज की जो स्ट्रीट प्लान की जाती थी वो कैसी डायरेक्शन में। उसमें डायरेक्शन का नाम दे रखा था कार्डिनल, ऑर्डिनल। हाँ, पढ़ते हैं, लेकिन जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं इतना डेप्थ में जाके। तो ध्यान रखना कि जो ये डिवाइडेड था ना टाउन प्लानिंग की, जो स्ट्रीट, जो गलियां थी, वो कैसे थी, वो कार्डिनल डायरेक्शन में डिवाइडेड थी। कार्डिनल डायरेक्शन में आपकी डिवाइडेड थी। कार्डिनल डायरेक्शन क्या होता है, जैसे नॉर्थ से साउथ करके, और आपका नॉर्थ से साउथ हो गया आपका, और वेस्ट से ईस्ट, इस तरह से आपका जो मतलब गलियां बनी हुई थी, ठीक है, स्ट्रीट बनी हुई थी। तो और ये एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती थी। ठीक है, इसी को ग्रिड पैटर्न एक तरह से बनाती थी ये। तो कभी पूछ ले कि जो स्ट्रीट है उसकी डिजाइन कैसी थी, वो किस तरह से प्लान थी, तो वो कार्डिनल डायरेक्शन में प्लान थी, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, कार्डिनल डायरेक्शन का मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ, कार्डिनल डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। और देखो, इतनी तो अब हिंदी सबको आती होगी, उत्तर टू दक्षिण, पूरब टू पश्चिम, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। इतनी हिंदी तो आती होगी। उसके बाद यहाँ पर पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। अर्बन सिविलाइजेशन हमने इसको क्यों बोला, देखो, अब एक होता है ग्रामीण क्षेत्र, एक होता है अर्बन। अर्बन का मतलब शहरी, शहरी सभ्यता, इसको हम शहरी सभ्यता बोलते हैं अगर हिंदी में देखा जाए। ठीक है, तो हम इसको शहरी सभ्यता क्यों बोल रहे थे, ये हमें समझना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ड्रेनेज सिस्टम देखोगे, नालियाँ थी और बंद नालियाँ थी एक तरह से उस टाइम पर, जब मतलब हमको फर्स्ट एविडेंस मिल रहा है इतना पुराना, आज से आप देखो अभी एडी चल रहा है। ठीक है, अभी आप पीसी वाले उसमें जाते हो, और इतने पुराने टाइम में भी जो ड्रेनेज सिस्टम था वो एकदम बंद था, नालियाँ वगैरह बंद थी। ठीक है, तो हाइजीनिक का ध्यान रखा गया। जो आपके ये जो बना हुआ था, बिल्डिंग्स वगैरह जो बनी हुई थी, उनके जो घर वगैरह बने थे, उसमें ब्रिक्स का यूज था, स्टोन का यूज था, बहुत सारी चीज़ें थी। स्ट्रीट पे लाइटिंग का एविडेंस मिलता है कि स्ट्रीट पे लाइटिंग लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ों से हमने इसे फर्स्ट बोला कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। ये क्या थी, हमारी फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, जैसे हम वैदिक एज को सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं, वो जब मैं आपको वैदिक एज पढ़ाऊंगा तब हम देखेंगे। ठीक है, इसका एक मुख्य कारण ये है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रहना है कि भूमिगत जल निकासी प्रणाली का सिस्टम यहाँ पे था, उसके एविडेंस मिलते हैं। तो बहुत बड़ी बात है ना, इतने पुराने टाइम में इतनी सारी चीज़ें होना। तो इसलिए इसको पहली शहरी सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद यहाँ के जो लोग थे और वो डिपेंडेंट किस पे थे, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे उस वक्त तक लोग। जब आपका अगर मैं लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करता हूँ,
तो उस वक्त तक लोगों, अच्छा इससे पहले लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में उतना ज्ञान नहीं था, हंटिंग पर डिपेंड होते थे, जैसे हम स्टोन एज में पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन आपका धीरे धीरे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आते आते और इसके लेटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में पता चल चुका था, लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होना शुरू हो गए थे और एग्रीकल्चर एक उनका मेन सोर्स होने लग गया था अपने जीने का। ठीक है, तो अगर हम बैकबोन की बात करें तो इनका जो कृषि था ना, वो इनका बैकबोन था, वो चीज़ ध्यान रखना है यहाँ के लोगों का। और अक्सर पूछ लेता है पेपर में कि क्या आयरन उस वक्त लोगों को था पता आयरन के बारे में, तो आयरन उस वक्त तक, आयरन के हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते। अब हमें नहीं पता यार उस वक्त आयरन था नहीं था, बट हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले, जितनी भी साइट मिली वहाँ कहीं भी आयरन नहीं मिला है। तो हमने ये मान लिया है कि भाई हमें आयरन का उस वक्त लोगों को आयरन मतलब फाउंड ही नहीं था उस वक्त। ठीक है, वैदिक एज में आते आते धीरे धीरे आयरन आया है। अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन वो चीज़ें छोड़ो। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन तो लोगों के पास आयरन के बारे में नॉलेज नहीं थी, आयरन फाउंड नहीं किया गया था उस वक्त तक। ठीक है, आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद कभी कभी पूछे था कि वो लोग किसकी पूजा करते थे, क्या वो पूजा में बिलीव करते थे, तो यस वो पूजा में बिलीव करते थे और एक पशुपति नाथ थे उनकी वो पूजा करते थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। और देखो ऐसे आपकी 4 डायरेक्शन होती है ना, 1 2, मतलब ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है। ठीक है, इधर मेरा वेस्ट हो गया, इधर मेरा ईस्ट हो गया। तो अगर मैं नॉर्थ में, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि जो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, तो नॉर्थ में सबसे नॉर्थ में कौन सी साइट है और वो कहाँ पर है, वो तो वो मेंडा साइड है। इससे ऊपर इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं है, मेंडा हमारी नॉर्थ की नॉर्थ मोस्ट साइट है और ये कहाँ पर है, आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, और साउथ में ये कहाँ तक फैली हुई थी, साउथ में ये दैमाबाद तक फैली हुई थी। चलो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, साउथ में दैमाबाद तक फैली हुई थी। ठीक है, चलो लिख देता हूँ यहाँ। ऐसे आप वो बना लो, डायग्राम बना लो तो और अच्छे से याद हो जाएगा। और आपकी जो इधर वेस्ट वाला रीजन है, उधर आपका था सुख्ता गैंडोर करके एक साइड थी, जो कि अभी पाकिस्तान प्रोविंस में आती है, बलूचिस्तान में है और बलूचिस्तान पाकिस्तान प्रोविंस में आता है। तो सुख्ता गैंडोर नॉर्थ हमारी वेस्ट की वेस्टर्न मोस्ट साइड थी। ठीक है, और अगर ईस्टर्न मोस्ट की साइड, ईस्टर्न मोस्ट साइड की बात करें तो ये मेरे भाई यूपी तक आया है। ठीक है, तो यूपी में आलमगीर एक जगह साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ना एक सील का प्रयोग करते थे। ठीक है, मोहर का यूज करते थे। तो ये मोहर एक सॉफ्ट स्टोन से बना होता था, उस सॉफ्ट स्टोन का नाम है स्टेटाइट। ध्यान रखना, पेपर में अक्सर पूछ ले जाता है कि जो सील है वो किसकी बनी हुई थी, तो वो स्टेटाइट की बनी हुई थी। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसकी शेप पेपर में पूछ लेता है, तो वो रेक्टेंगुलर शेप की थी, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक एक फैक्ट पेपर में आए हुए हैं और रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि ये बहुत ज़्यादा करा रहा हूँ, कभी कभी बच्चों को ऐसा लगने लगता है क्योंकि अभी तो हमने स्टार्टिंग की है, लेकिन धीरे धीरे आपके माइंड में ये डाउट आ सकता है कि भैया तो बहुत ज़्यादा करा रहा है। लेकिन यार देखो, सीजीएल वगैरह की कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एमटीएस में डेप्थ में, अब आप ये बोल ही नहीं सकते हो कि भाई एमटीएस की जीके हल्की आती है, सीजीएल की टफ आती है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सीजीएल में इजी आ जाती है, एमटीएस में टफ आती है, तो आपको डेप्थ में चीज़ें पढ़नी होंगी। और जब जब आपका सिलेक्शन 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे ही है, जीके और इंग्लिश, तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा एनिमल फाउंड था, कौन सा उस वक्त एनिमल के एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर एक सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पर जो एनिमल्स हमारे फाउंड थे, ऑक्सन था जिसको हम बैल बोलते हैं, सिप थी भेड़ जिसे बोलते हैं, गॉट थी हमारी, ठीक है, बफेलो भैंस, और पिग के हमें सुअर के एविडेंस मिलते हैं, बैल के एविडेंस मिलते हैं, लेकिन हमें हॉर्स के और काव के एविडेंस नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, हमें किसके एविडेंस नहीं मिलते हैं, काव के एविडेंस हमको नहीं मिलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा यूज किया गया है, मतलब कि जो घर बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था, वैसे तो और भी चीज़ें यूज की जाती होंगी, मिट्टी के भी घर थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो घर के एविडेंस मिले हैं वो किसके मिले हैं, स्टोन के मिले हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। पेपर में एमटीएस 2024 में सवाल बनाए, अभी मैं जब हम टॉपिक के बाद क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे एविडेंस किसके मिलते हैं, पब्लिक बिल्डिंग के, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। किसके एविडेंस मिलते हैं हमको, पब्लिक बिल्डिंग के मिलते हैं। ठीक है, हमको पब्लिक बाथ के, अभी मैं मोहनजोदारो पढ़ाऊंगा उसमें पब्लिक बाथ के हमें यहाँ से एविडेंस मिलते हैं। और हमको ड्वेलिंग हाउस के, ड्वेलिंग जो हाउसेस होते हैं उसके एविडेंस मिलते हैं। तो ये सब भी कभी कभी पूछ लेता कि इनमें से किसके एविडेंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं।
देखो अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं जहां से आपके पेपर में सवाल बनते हैं। हमारी पहली साइट थी यहाँ पर मोहनजोदारो, जो हमारी फाउंड की गई थी, जिसका डिस्कवर किया गया था कि हाँ भाई, मतलब ये मानो कि 1921 से पहले किसी को पता ही नहीं थी कि ऐसी कोई साइट भी है। ठीक है, कोई मतलब ऐसे दयाराम साहनी घूमने निकले होंगे, कुछ मिला होगा तो सोचा होगा यार यहाँ तो ये कुछ मिला है, तो हो सकता है यहाँ लोग रहते हो। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेल्प से पूरा होता गया होगा, चीज़ें की गई होंगी डिस्कवर। वो सब चीज़ों में नहीं जाना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी पहली जो साइट थी जो खोजी गई थी, वो खोजी गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पेपर में अक्सर एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कि भाई हड़प्पा साइट जो थी वो किसने डिस्कवर की, कब डिस्कवर की, डेट भी याद रखना। पूछा जाता है पहली खोजी गई साइट कौन सी थी, हड़प्पा थी, और किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में, आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अभी जब मैं इंट्रोडक्शन कर रहा था तो मैंने बताया, क्योंकि उस वक्त डायरेक्टर थे, जैसे जैसे अभी हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो पहली डिपार्टमेंट बन गया था ब्रिटिश इंडिया के टाइम से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो उस वक्त जो आपका जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर थे वो थे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने बोला कि भाई देखो, आपकी जो हड़प्पा साइट है पहली फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है, ठीक है, और फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है तो ठीक है, इसका नाम हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी रख सकते हैं। तो आपका इस किताबों में हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी पढ़ते होंगे, दोनों ही सेम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल लो या हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल लो। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एक सवाल बनता है कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे इसके, तो अलेक्जेंडर कनिंघम फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं इसके। ठीक है, जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और इनको हम फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। तो यहाँ से भी पेपर में सवाल बनता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए मेंशन की हुई हैं, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, स्किप मत करना इसको, है ना, ये जो किस नदी के किनारे पे था, तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, जो हड़प्पा साइट थी हमारी, जो हड़प्पा साइट थी वो किस नदी के किनारे पे थी, वो रावी नदी के किनारे पे थी, ये बात आपको पता होना चाहिए। और इसकी हड़प्पन मतलब हड़प्पन नहीं, हड़प्पा साइट की बात कर रहे हैं सिर्फ। जो हमारी हड़प्पा साइट है, अगर उसकी मैं प्रेजेंट लोकेशन की बात करूं तो वो पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान का कौन सा वाला रीजन, पंजाब प्रोविंस वाला रीजन, ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे हड़प्पा साइट में क्या थी, 6 ग्रेनरी बनी हुई थी, 6 ग्रेनरी, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 ग्रेनरी, ऐसे 6 ग्रेनरी, 2 रो की, मतलब एक रो में 6 ग्रेनरी और दूसरे रो में 6 ग्रेनरी ऐसे बनी हुई थी हमारी। और ग्रेनरी बेसिकली स्टोरेज के काम में आती हैं। तो टोटल 2 रो ही थी, एक रो में 6 ग्रेनरी थी, टोटल हमारी 12 ग्रेनरी थी, ये ध्यान रखना। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि 6 ग्रेनरी कहाँ पे पाई जाती हैं, किस साइट में पाई गई थी, तो हड़प्पा साइट में पाई गई थी, ध्यान रखना। और ये कैसे बनी हुई थी, सर्कुलर ब्रिक ग्रेनरी थी, सर्कुलर ब्रिक ग्रेनरी थी, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी साइट मोहनजोदारो। यहाँ से, इस साइट से देखो बहुत सारी साइट है, आपके सवाल बनते हैं इसका एविडेंस किस साइट से मिलता है, इसका एविडेंस, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। जैसे 6 ग्रेनरी कहाँ पे थी, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिले। ठीक है, उसका डिस्कवर किसने किया, कब किया, वहां से तो सवाल बनते ही हैं, किस नदी के किनारे है, एविडेंस से सवाल बनते हैं। मोहनजोदारो जो साइट है, बहुत सारी साइट हम पढ़ने वाले हैं, बट मोहनजोदारो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। देखो, मोहनजोदारो को सबसे पहले तो मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। तो किस साइट को माउंड ऑफ डीड बोला जाता है, वो बात आपको पता होनी चाहिए। माउंड ऑफ डीड और मोहनजोदारो एमएम से शुरू हो रहा है, तो डायरेक्ट याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसे याद करने में। मोस्ट इंपोर्टेंट किसने डिस्कवर किया, आरडी बनर्जी साहब ने किया। देखो मैं सबका नहीं बताऊंगा आपको, 4-5 साइट हैं जो डिस्कवर की गई हैं लोगों के द्वारा। देखो हर साइट किसी ना किसी के द्वारा डिस्कवर की गई है, लेकिन सबका नहीं बताऊंगा, उनका ही बताऊंगा जिनका पेपर में इंपॉर्टेंट है, ईयर भी उन्हीं का बताऊंगा। तो जिनका बता रहा हूँ वो चुपचाप शांति से याद कर लेना, बिल्कुल छोड़ना मत, एक क्वेश्चन भी अगर आप गलत नहीं हो जाना चाहिए आप लोगों का जीके में। बैंक ऑफ रिवर किस नदी के किनारा था मेरे भाई, ये मोहनजोदारो इंडस रिवर के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे थी। मैं बता रहा था ना अभी जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे जो हमें एविडेंस मिलते हैं ग्रेट बाथ के मिलते हैं, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि ग्रेट बाथ का जो बहुत मतलब बहुत बड़ा एक तरह से, ग्रेट बाथ मतलब एक तरह से बहुत, जहाँ पे काफी लोग नहा सकते हैं, उसका एविडेंस, ग्रेट बाथ का एविडेंस कहाँ से मिलता है, मोहनजोदारो साइट से मिलता है।
और ये जो जनरली यूज की जाती थी, अब देखो सबने अपने परसेप्शन लगाए हैं, रियल चीजें किसी को नहीं पता है, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये जो यूज किया जाता था, जो एसएससी और सबको मानना पड़ता है, रिलीजियस पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता था। और किस शेप का था ये जो रिलीजियस बात था हमारा, दो द ग्रेट बात, ये रेक्टेंगुलर शेप का था। महान स्नान गृह, धार्मिक उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, आयताकार आकार का था। भाई एग्जामिनर के पास ये समझो क्वेश्चन खत्म हो गया, वो शेप भी पूछने लग गया है, ठीक है, पेपर में। जैसे हमारी 6 ग्रेनरी तो कहाँ मिली थी, एक रो में 6 ग्रेनरी तो मिली हमारी कहाँ पे, हड़प्पा में। बट अगर ग्रेट ग्रेनरी पूछ ले कि सबसे बड़ी ग्रेनरी कहाँ पे मिली थी, एक ही थी, वो थी हमारी मोहनजोदारो साइट में। बेसिकली ग्रेन्स का जो आपका अनाज होता है उसके भंडारण के लिए, मतलब उसका जो स्टोरेज है भंडारण के लिए इसका यूज किया जाता था। तो देखो जहाँ पे ग्रेट आ जाए, बस कंफ्यूज मत हो, जहाँ पे ग्रेट आ जाए, चाहे ग्रेट मेरी बात पूछ ले, चाहे ग्रेट मेरी यहाँ पर क्या पूछ ले, ग्रेनरी पूछ ले, जहां पे ग्रेट वर्ड यूज हो जाए वहां पे आंख बंद करके उसका आंसर कौन सी साइट लगा देना, मोहनजोदारो, वहां पे साइट का आंसर कर देना, ठीक है। और मोहनजोदारो से किसके एविडेंस मिलते हैं, मोहनजोदारो से एविडेंस मिलते हैं ब्रोंज इमेज का। ब्रोंज इमेज देखो, ब्रोंज की बनी हुई थी, ब्रोंज तो यहाँ पे फाउंड था ही लोगों के द्वारा। वहां पे क्या है, एक न्यूड वुमेन थी, ठीक है, नग्न महिला की इमेज मतलब मूर्ति मिलती है, और वो किस पोस्चर में थी, त्रिभंग पोस्चर में थी। तो ध्यान रखना, न्यूड वुमेन डांस करते हुए ब्रॉन्ज इमेज किस साइड से मिली हमें, मोहनजोदारो साइड से मिली। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, अच्छी बात है। उसके बाद जो लार्जेस्ट साइट है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कौन सी है, मोहनजोदारो है, ठीक है। बियर्डेड मैन के एविडेंस भी हमें तस्वीर, मतलब एक मूर्ति मिली है, वहां पे एक इंसान था, उसका बियर्ड था, तो मतलब बियर्डेड मैन की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली, दाढ़ी वाले आदमी की, मोहनजोदारो साइड से मिली। पशुपति सील कहाँ से मिली, मोहनजोदारो साइड से मिली। जैसे वहां से हमें कहीं ना कहीं ये पता चला कि ये लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। टेराकोटा फिगर ऑफ अ वुमेन, मतलब एक के जो एक वुमेन थी, उनके एम्ब्रियो से एक ट्री ग्रो होते हुए इमेज मिलती है हमें, जो कि मिट्टी की बनी हुई थी, वो कहाँ से मिली, मोहनजोदारो से मिली। तो ये सारे एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदारो से मिले हैं। पेपर में कभी ना कभी किसी ना किसी में सवाल बनाए, और फ्यूचर में भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि ये पास्ट में भी रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर 5 साल के पेपर्स को एनालिसिस करके देखना चाहो तो खुद से भी एक बार देख सकते हो, मेरी बात पर विश्वास ना हो तो। उसके बाद नेक्स्ट साइट है हमारी धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा, अच्छा एक चीज और, एक सवाल और बना था मोहनजोदारो से, जो हमारा ये है ग्रेट बात है, इसमें किसका यूज किया गया था इसे बनाने के लिए, तो जिप्सम मोर्टर का यूज किया गया था। जिप्सम मोर्टर का यूज किया गया था किसके लिए, कि पानी निकले ना, जो मतलब पानी का जो, जैसे पानी अगर उसमें स्टोर किया जा रहा है तो पानी जैसे निकलने लगता है ना, थोड़ा थोड़ा कहीं से छेद में से निकलने लगता है, तो एकदम छेद बंद हो जाए उसके लिए जिप्सम मोर्टर का यूज किया गया था। ये भी एग्जामिनर ने पूछा है, और मे भी 2024 में ही पूछा है। अगर 2024 में होगा तो मैंने आगे क्वेश्चन डाले हुए हैं, हम देख लेंगे। और मोहनजोदारो में जो गेट वगैरह थे, जो उनके गेट बने हुए थे, जो डोर्स थे, जो दरवाजे थे, वो वुडन से बने हुए हैं, ये भी आपका सवाल बना है, तो ये भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। स्टोन के घर, वुडन का गेट, तो अर्बन सिविलाइजेशन तो ऑटोमेटिकली होगी यहाँ पर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और जो आपका सिटाडल था ना, सिटाडल जो अपर पार्ट था, वो ज्यादातर किससे बना हुआ है, ब्रिक्स से बना हुआ है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ध्यान रखना। उसके बाद हम देख लेते हैं धौलावीरा के बारे में। इसको फाउंड किया जो जेपी जोशी साहब ने, कब किया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेपी जोशी साहब ने फाउंड किया गया था, ये ध्यान रखना। इनका जो प्रेजेंट लोकेशन है कहाँ पर है, धौलावीरा गुजरात में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये धौलावीरा में जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था ना, जितनी भी साइट फाउंड की गई थी ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेरे भाई, सबसे बेस्ट जो आपका वाटर मैनेजमेंट था, ठीक है, वो धौलावीरा का था। तो कभी पेपर में पूछ ले, क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा गया है, पेपर में पूछ ले कि कौन सी साइट है जो वाटर मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, वो है धौलावीरा। कहाँ पर थी अभी प्रेजेंट के हिसाब से, गुजरात में, ये ध्यान रखना। देखो वाटर मैनेजमेंट अच्छा था तो फ्रेश वाटर अपना आप ध्यान रख लेना, और इससे कहीं ना कहीं वाटर मैनेजमेंट अच्छा था तो यहाँ की जो लैंड थी वो फर्टाइल सॉइल थी, तो ये भी थोड़ा सा कोरिलेट करके याद कर सकते हो। और जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि कौन सी साइट को 3 पार्ट में डिवाइड था,
जनरली हमारी जो जितनी भी साइट फाउंड की गई वो हमारी दो पार्ट में डिवाइड थी। एक हमारा क्या था, सिटाडल था, एक हमारा क्या था यहाँ पर, एक सिटाडल थी और एक लोअर पार्ट था। लेकिन इसमें एक और पार्ट जोड़ दिया, उसको मिडिल बोलते हैं, और वो कौन सी साइड थी हमारी, धौलावीरा साइड थी। धौलावीरा साइड थी जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद एक हमारी लोथल साइट है। लोथल जो साइट है हमारी वो गुजरात में है। प्रेजेंट लोकेशन देखो, जिनकी मैंने प्रेजेंट लोकेशन लिखी हुई है ना, इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट लोकेशन मतलब अभी के हिसाब से ये कहाँ पर है, प्रेजेंट लोकेशन इनकी कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर है हमारी, गुजरात में। यहाँ से जो लोथल साइट थी ना, डॉकयार्ड के आपके एविडेंस मिलते हैं। डॉकयार्ड का मतलब जहाँ जहाज वगैरह बनाए जाते हैं, पानी के जहाज वगैरह, मतलब ट्रेड करने के लिए। उस वक्त हमारी 3 साइट्स, 3 और थी ना, इंडिया में नहीं थी, लेकिन मेसोपोटामिया वगैरह, वो पेपर में आपसे सवाल नहीं बनते, लेकिन उनके साथ हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड करते थे। तो किससे जाएंगे, उस वक्त भी उनके हिसाब से वो अपने जहाज वहाज बनाते होंगे, नाव वगैरह कुछ इस तरह से बनाते होंगे। तो उसके जो एविडेंस मिलते हैं किस, कहाँ से मिलते हैं, लोथल साइट से मिलते हैं। और लोथल साइट्स पे ही अगर कभी पूछ ले कि सबसे पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट कहाँ पर है, तो सब जो आपका बंदरगाह है वो कहाँ पर है, तो वो भी लोथल साइट से ही एविडेंस मिलते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फायर अल्टर्स, आग की बेदियां, इसके भी एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, लोथल साइट से मिलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कालीबंगन। कालीबंगन देखो ज़्यादा फेमस नहीं है, अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है कि कालीबंगन प्रेजेंट के टाइम में कहाँ मतलब किस स्टेट में है, प्रेजेंटली किस स्टेट से बिलोंग करती थी। तो अगर कालीबंगन देखा जाए तो प्रेजेंटली बात की जाए तो ये राजस्थान में है। ध्यान रखना, यहाँ से आपका सवाल बन जाता है। ठीक है। और प्लग्ड फील्ड, जुते हुए खेतों के एविडेंस यहाँ से मिलते हैं कालीबंगन से। और कालीबंगन से और क्या एविडेंस मिलते हैं आपके, जो बैंगल्स, देखो काली बैंगन से बैंगन से बैंगल्स याद रखना, जो बैंगल्स के एविडेंस मिलते हैं, चूड़ियों के जो आपके साक्ष्य मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगन से मिलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद बनावली, ये भी इंपॉर्टेंट साइट है। ये प्रेजेंटली हरियाणा में लोकेटेड है। और ये किसके लिए जानी जाती थी, देखो जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है या हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वो किसके लिए फेमस थी, ड्रेनेज सिस्टम के लिए फेमस थी। किसके लिए फेमस थी मेरे भाई, जो आपकी जल निकासी व्यवस्था है उसके लिए फेमस थी। लेकिन आपको यहाँ पे जो हमें एविडेंस मिलते हैं बनावली साइड पे, यहाँ पे उतनी अच्छी जो ड्रेनेज सिस्टम था वो हमारा उतना अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं हमें ड्रेनेज सिस्टम में जो सिस्टमेटिकली ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, जो और साइट्स पे हमें उसके एविडेंस मिले हैं, बनावली साइड से हमें नहीं मिले हैं। तो बनावली साइड पे हमें लेक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम मिलता है। तो अगर आपके पेपर में सवाल बने कि लेक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, तो बनावली साइड से मिलते हैं। प्रेजेंटली कहाँ पे लोकेटेड है, हरियाणा में लोकेटेड है। तो आपके सवाल यहीं तक बनेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं नहीं करा रहा हूँ कि किसने फाउंड की, कब की, किस नदी के किनारे, क्योंकि वो सवाल नहीं बनते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक्स्ट्रा बर्डन कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जितना भी दे रहा हूँ वो याद कर लेना सारा कुछ। उसके बाद है, ये भी हमारी साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चुन्हू दारो। चुन्हू दारो क्यों, देखो मैंने बोला कि हर साइट में देखो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। हमारी जो साइट थी वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी। तो कभी कभी पूछा था ऐसी कौन सी साइट है जिसमें जो अपर पार्ट था, जिसको मैं सिटाडल बोलता हूँ, वो था ही नहीं। तो वो थी मेरी चुन्हू दारो साइट। वो कौन सी साइट थी मेरी, चुन्हू दारो साइट थी, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि बीड मेकिंग हो गई, सेल कटिंग हो गई, मेटल वर्किंग हो गई, सील मेकिंग हो गई। ये सारे जो भी आपके क्राफ्ट के, कभी आपसे पूछ ले कि क्राफ्ट प्रोडक्शन का जो एविडेंस है हमें कहाँ से मिलता है, तो चुन्हू दारू साइड से मिलता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं राखीगिरी। राखीगिरी बसंत सिंधे ने फाउंड की थी, नाम लिखा है तो इम्पोर्टेंट होंगे। राखीगिरी क्यों इम्पोर्टेंट है, इनका नाम क्यों मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लार्जेस्ट साइट है, जो सबसे बड़ी साइट है, वो कौन सी है, मोहनजोदारो है। लेकिन मोहनजोदारो भारत में नहीं है, क्योंकि पहले तो भारत पाकिस्तान ये कुछ था ही नहीं ना, सब कुछ एक ही में था। ठीक है। ये जो हमारी मोहनजोदारो साइट है, ये ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी है, तो ये जो हमारा पाकिस्तान प्रोविंस में आता है मोहनजोदारो। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट जो इंडिया में है वो कौन सी है, वो है राखीगिरी। इसको डिस्कवर किया बसंत सिंधे साहब ने। इंडिया की लार्जेस्ट इंडियन साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कहाँ पर लोकेटेड है, हरियाणा में लोकेटेड है। ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद रोपर साइट। रोपर साइट के बारे में बस इतना ध्यान रखना कि
इस साइड से, मतलब कि मैन, एक इंसान और एक डॉग साथ में बरीड हुए, मतलब उनके एविडेंस मिले, उनकी हड्डियां जब उनका आ, वो किया गया कि पोस्टमार्टम, मतलब जो भी देखते हैं क्या बोलते हैं उसको, अभी एग्जैक्टली मुझे कार्बन डेटिंग का यूज करके देखा जाता है, सारी चीजें देखी जाती है कितनी पुरानी है किसकी है, ठीक है, सारा जो चीजें देखी जाती हैं। वहां पे देखा गया कि जो हड्डियां थी हमारी वो डॉग की थी, और जो कुछ हड्डियां थी वो मेन की थी, वो साथ में वरीड थी। तो कहने का मतलब है ये भी सिस्टम चला था वहां पे, मतलब एक तरह से डोमेस्टिकेशन का भी, कि डोमेस्टिकेशन ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की जो साक्ष्य मिलते हैं वो भी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें देखने को वहां पे मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान के बारे में ध्यान रखना ये चीज़ कि ये दो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट हैं, एक मुंडीगक और एक सोरतोगाई। ये दोनों जो साइट है हमारी, ये कहाँ से कहाँ पर है, प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान में। तो पूछ लेता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की दो साइट के नाम बताओ जो कि आपकी अफगानिस्तान में है, या पूछ लेता है कि जो मुंडीगक और सोरतोगाई हैं वो किस प्रोविंस में है, तो वो अफगानिस्तान में है। और जो कैनाल्स के, नहरों के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, सोरतोगाई से मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये कुछ प्रमुख साइट थी वो बता दी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, ये भी तो देखने वाली बात है। लोग रह रहे हैं, अब जैसे हम लोग रह रहे हैं तो हमारा लोगों का कभी अंत होगा, कुछ लोग आएंगे रिसर्च करेंगे, फिर देखा जाएगा क्या हुआ था भाई, एआई ने पूरा कब्जा कर लिया, रोबोटिक्स आए, क्या हुआ ऐसा, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक तरह से अंत हो गया। ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऐसा क्या हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकदम से डेक्लाइनेशन हो गई, फिर बाद में जाके इंडस वैली सिविलाइजेशन का नामो निशान नहीं रहा। तो देखो, अब ऐसे हमारे पास कोई बताने वाला तो है नहीं कि भाई ये हुआ था, ऐसा हो के किसी के पापा के बेटा का बेटा, बेटा का बेटा के बेटा, बेटा का बेटा जिंदा हो कि मेरे पापा ने ऐसे बताया था, वो अपने बेटा को बता जाए कि बेटा ऐसे डेक्लाइन हुई, वो अपने बेटा को बता जाए। ऐसा तो है नहीं, इतनी पुरानी बात है कोई। तो लोगों ने, सबने अपना दिमाग, जितना हिस्टोरियंस, इतने बुद्धिमान लोगों ने, सबने जितना दिमाग लगा सकते थे सबने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि देखो हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज हो गया हो। ठीक है, अचानक से उस वक्त का क्लाइमेट कुछ हुआ, जैसे अभी क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन अचानक से अभी अभी 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 45 डिग्री नॉर्मल आम बात पे पहुंच जाता है। ठीक है, बहुत नॉर्मली पहुंच जाता है। आगे चल के एकदम से क्लाइमेट चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, तो लोग कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे। तो लोगों का ये मानना था कि हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज हो गया हो। लोगों ने सोचा कि क्या पता डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुआ हो। लोगों ने सोचा, क्या देखो, ज़्यादातर जो आपकी साइट्स थी वो रिवर्स के किनारे पे थी, लोगों ने सोचा कि बाढ़ आ गई हो। ठीक है, लोगों ने सोचा कि क्या पता फॉरेन इन्वेजन होना शुरू हुआ हो, उन्होंने इनका अंत कर दिया हो, उन्होंने मार दिया हो। तो डिफरेंट थ्योरी है, और यहाँ से सवाल नहीं बनता, जस्ट आपको बता दिया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ था। तो देखो यहाँ पर हमने ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमारे पेपर में पूछी जाती हैं वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अब MTS 2024 के कुछ PYQ में आपको करा देता हूँ, जो आपके MTS 2024 में आपके PYQ जहाँ से सवाल बने हैं। तो देखो, पहला सवाल है, ये MTS 2024 के सवाल है। इन धौलावीरा विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। मैंने आपको बताया था ना कि जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां पर जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था धौलावीरा। यहाँ तो धौलावीरा चलो मतलब उन्होंने एक साइट का नाम दे दिया कि धौलावीरा में जो सबसे ज़्यादा यूज किया गया वो किसका यूज किया गया अपना, मतलब वहां पर जो लोगों ने बिल्डिंग बनाई थी उसके लिए, तो उसका जो यूज किया गया था स्टोन का यूज किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद द रिमेन्स ऑफ ग्रेट बाथ के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर खुदाई से पाए गए। तो जहां ग्रेट आ जाएगा वहां मोहनजोदारो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फाउंड इन हड़प्पन एक्सकेवेशन साइट्स। मतलब हड़प्पन साइट्स थी वहां, इनमें से कौन सी चीज नहीं पाई गई। तो देखो, पब्लिक बिल्डिंग्स पाई गई थी। ठीक है, बिल्डिंग्स तो आपने देखी होंगी जहाँ जनता रह रही है। ठीक है, सार्वजनिक भवन होते थे। उसके बाद सार्वजनिक पब्लिक बाथ की भी बात हुई है, जो ग्रेट ग्रीनरी थी वो पब्लिक यूज के लिए थी। ठीक है, ड्वेलिंग हाउसेस मैंने आपको बताए थे, आवासीय गृह भी आपकी कहाँ से फाउंड होते हैं, इसके एविडेंस हड़प्पन सिविलाइजेशन से फाउंड होते हैं। एक पब्लिक हॉस्पिटल, अस्पताल का ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि जहाँ से पता चले कि भाई यहाँ डॉक्टर, यहाँ अस्पताल भी हो सकता था, यहाँ लोग वैद्य रहते थे, कोई दवा फवा का कुछ एविडेंस मिला हो।
ठीक है। जैसे वो पहले बैद वगैरह उसमें कूटते थे कि कुछ ऐसा मिल गया हो तो लोग आइडिया लगा पाए कि यार हॉस्पिटल ऐसा तो नहीं है कहीं यहाँ हॉस्पिटल भी हो। तो पब्लिक हॉस्पिटल का नहीं मिला, वैसे लोग तो रहते होंगे थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, जड़ी बूटी का कुछ यूज करते होंगे, लेकिन ठीक है उन सभी चीज़ों में हमें नहीं जाना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। इन हड़प्पन सिविलाइजेशन सिटीज वर प्लान्ड विद द स्ट्रीट जनरली ओरिएंटेड अलोंग द डायरेक्शन। तो देखो ये MTS 2024 का ही सवाल है, मैं आपको बता भी रहा था। तो किस डायरेक्शन में थी? कार्डिनल डायरेक्शन में। कार्डिनल का मतलब होता है नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, और इसे ये रेक्टेंगुलर पे काटती है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। विच बॉन्डिंग मटेरियल वाज मेनली यूज्ड टू जॉइन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ द ग्रेट बाथ। तो जो ग्रेट बाथ थी ना उसकी जो स्टोन्स थे और जो ब्रिक्स थी, जो पत्थर ईंटें थी, उनको जोड़ने के लिए जो यूज किया गया था वो जिप्सम मोटर का यूज किया गया था यहाँ पे। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट आर प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। जो हड़प्पन साइट थी हमारी, देखो हड़प्पन साइट भी बोल सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट भी, इंडस वैली साइट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले क्लियर कर दिया है। तो दो में डिवाइड थी, एक हमारा लोअर पार्ट था और एक हमारा सिटाडल, जिसको अपर पार्ट बोलते हैं, सिटाडल था हमारा। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा, जो हड़प्पा साइट थी हमारी, वन ऑफ द साइट्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर की एक साइट का नाम क्या था? हड़प्पा। जो पहली साइट थी जिसको फाउंड किया गया था, वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर प्री इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब हमारा देश आज़ाद होने से पहले बात की जाए तो कहाँ पे पाई जाती थी वो? मतलब जो हमारी हड़प्पा साइट थी प्री इंडिपेंडेंट, अभी तो देखो अलग हो गया है। तो अभी जो पंजाब वाला रीजन है कुछ पाकिस्तान में भी है ना, तो अभी तो पाकिस्तान प्रोविंस में है, लेकिन अगर आज़ादी से पहले बात की जाए तो भारत में ही थी। किस रीजन में थी? पंजाब वाले रीजन में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, ड्रेन्स एग्जिस्टिंग फ्रॉम मोहनजोदारो हैड डोर्स दैट वर प्रोबेबली क्लोज्ड एट नाइट टू प्रिवेंट वैग्रेंट और नेगेटिव एलिमेंट्स फ्रॉम एंटरिंग द सिटी थ्रू दैट एक्सेस। तो बेसिकली सिंपल सा वो ये पूछना चाह रहा है कि भैया जो दरवाजे बने होते थे मोहनजोदारो, जो आपकी साइड थी, जो वहाँ के दरवाजे थे वो किससे के बने हुए थे? तो जो आपके बने हुए थे वो थे वुडन के, लकड़ी के। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वाज फाउंड विदाउट सिटाडल। इनमें से कौन सी साइट है जो विदाउट सिटाडल? ये भी MTS, सभी सभी सवाल MTS 2024 के हैं। ठीक है, तो चुन्हू दारो से देखो, सी से सिटाडल और सी से चुन्हू दारो, तो ऐसे याद कर लेना कि चुन्हू दारो में सिटाडल नहीं था। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्रेनरीज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड इन हड़प्पा ओनली। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कभी भी अगर स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं, कभी भी अगर स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं, उसमें ओनली शब्द आ जाए, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस 99% होते हैं। क्योंकि ओनली का मतलब तुमने बहुत वो सीमित कर दिया। अगर मैं कहूँ कि भाई जैसे ग्रीनरी कि सिर्फ हड़प्पा में ही मिली, तो मतलब अगर कहीं एक दूसरी साइड पे बिल्कुल एक भी मिल गई तो मेरा वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो जहाँ पे ओनली वर्ड आ जाए तो समझना स्टेटमेंट कि वो 99%, अगर आप तुक्का लगाने जा रहे हो तो 99% वो स्टेटमेंट आपका गलत होगा। ठीक है, और जहाँ जनरली वर्ड यूज हो जाए, जहाँ पॉजिटिव वर्ड हो जनरली यूज हो जाए, तो वहाँ पे वो स्टेटमेंट सही होने के चांसेस रहते हैं। ग्रेनरीज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड इन हड़प्पा ओनली, तो ऐसा तो नहीं है। ओनली आ गया तो वैसे भी इसे कट कर सकते हो, लेकिन देखो हम मोहनजोदारो में भी पढ़ के आए कि वहाँ भी ग्रेट ग्रेनरी थी। ठीक है, हड़प्पन कल्चर स्प्रेड ओनली, यहाँ भी ओनली आ गया, ओनली टू सिंध एंड पंजाब। तो हम तो देख के आए कि बहुत सारे रीजन में थी। यूपी में आलमगीर तक थी, जम्मू कश्मीर में मेंढा तक थी, महाराष्ट्र में दैमाबाद तक थी। ठीक है, इधर अगर मैं बेस्ट की बात करता हूँ तो सुक्ता गैंडोर तक थी। तो ऐसा नहीं है, और सिंपल सी बात है, ओनली आ गया तो इस स्टेटमेंट का गलत होने के चांसेस कितने हैं? 99% है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, जो हड़प्पन साइड में जो डेड बॉडीज थी वो पिट में बेसिकली उनको रखा जाता था, गड्ढे में मतलब दफनाया जाता था, गड्ढों में रखा जाता था। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो मेरी हड़प्पन कल्चर की जो स्क्रिप्ट है, ये चीज़ और याद रखना, कभी अगर पेपर में पूछ ले कि जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो हिस्टोरियंस के द्वारा डिकोड उसे नहीं कर पाए, उसे नहीं समझ पाए कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वो एविडेंस के बेसिस पे और अपने जो हिस्टोरियंस के अनुमान के बेसिस पे जो चीज़ें
सभी हिस्टोरियन ने मिलके कॉन्क्लूजन निकाला वो पढ़ते हैं। जो उनकी जो एक तरह से उनकी क्या बोलते हैं उसको, आपका स्क्रिप्ट थी, जो उनकी चीज़ें कुछ जो हमें मिली, वो उनकी लैंग्वेज हमें समझ ही नहीं आई, उन्हें उसे हम पढ़ ही नहीं पाए, उसे हम डिकोड ही नहीं कर पाए। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद द ग्रेट ग्रेनरी वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेनरी। जो ग्रेट ग्रेनरी थी वो कौन सी सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट ग्रेनरी थी? तो देखो, इजिप्टियन, मेसोपोटेमियम, ये सारी सिविलाइजेशन उस वक्त की सिविलाइजेशन थी। जैसे हम हमारे इंडिया में ये थी, अदर पूरा वर्ल्ड में और भी सिविलाइजेशन थी ना जिसके साथ हम ट्रेड कर रहे थे। तो ये तो हम पढ़ के आए कि जो ग्रेट ग्रेनरी है वो कहाँ थी, मोहनजोदारो में पाई गई थी। मोहनजोदारो किसका पार्ट है? हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है। तो बहुत आसान सवाल था ये। इन हड़प्पन सिविलाइजेशन विच मटेरियल वाज नॉट यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उनमें जो बिल्डिंग बनाई जाती थी कौन सा मटेरियल का यूज नहीं किया जाता था, ये आपको बताना है। तो देखो, यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक चीज़ बताई है, आपको यहाँ पर ये सारे नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि भाई आयरन वाज नॉट नोन, आयरन वाज नॉट नोन ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। आयरन का अता पता ही नहीं था, तो आयरन कैसे यूज होगा, लोहा कैसे यूज होगा बिल्डिंग बनाने में? तो अगर कभी इस तरह से देखो, ये तो बेसिक सेंस का सवाल है। अब मुझे ये याद नहीं रखना कि ब्रिक्स का यूज होता है, जिप्सम मोर्टर का यूज होता है, वुड का यूज होता था। वुड का यूज जैसे घर बनाने में, डोर्स बनाने में यूज किया गया। जिप्सम का जो छेद भरने के लिए, जो बात ग्रेट बात वगैरह बनाई जाती थी उसके छेद भरने के लिए यूज किया गया था जिप्सम मोर्टर का। जो आपकी जो मिट्टी की ईंटें बना के उसको वर्न करके जो जो ईंटें बनाई गई उसका भी घर में यूज किया गया, स्टोन का भी यूज किया गया। लेकिन आयरन अगर मेरा ऑप्शन में तो मैं बिना देखे उड़ा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आयरन तो उस वक्त था ही नहीं, तो यूज कैसे होगा आयरन? ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल एलिमेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखो, बेसिकली सेम सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है? तो आयरन स्लेब्स कहाँ से हो जाएंगी, लोहे की स्लेब्स कहाँ से हो जाएंगी? लोहा तो फाउंड ही नहीं था। हाँ, सन ड्राइड ब्रिक्स का यूज होता था, बेक्ड ब्रिक्स का यूज होता था, मोर्टर ऑफ जिप्सन का यूज होता था। ये सारे सवाल आपके MTS 2024 में पूछे गए हैं। ठीक है। उसके बाद द सिटाडल area has a huge mud platform which is 6 meter high underlies all the construction। जो आपका सिटाडल एरिया था, जो कि ह्यूज मड प्लेटफॉर्म मतलब गढ़ क्षेत्र में एक विशाल मिट्टी का मंच है जो 6 मीटर ऊंचा है, सभी निर्माण को रेखांकित करता है। तो वो किससे बना हुआ था? देखो, एक तो मड वगैरह से बना हुआ था, और मैं जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने किसका बताया था? ब्रिक्स, ईंटों का ज़्यादा यूज होता था सिटाडल को बनाने में। तो ये मेरे 14 क्वेश्चन हैं जो MTS 2024 में आपके पूछे गए हैं। ठीक है। तो अगर आपने ये थ्योरी की होगी तो सारे क्वेश्चन आप आराम से लगा पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो थैंक यू। अभी हमारा हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो अपनी फीडबैक शेयर करे बिना मत जाना। ठीक है। और मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मैं एंड में बताऊंगा PDF कैसे मिलेगा। तो देखो, PDF के लिए एक पेड ग्रुप है, वो ज्वाइन कर सकते हो। 199 प्राइस है। आप बोलोगे भैया पेड है, लेकिन देखो मैं आपको बताऊं, स्टैटिक GK मैंने कंप्लीट कराई है ऑल SSC एग्जाम्स के लिए। अगर MTS की तैयारी कर रहे हो तो वो देख सकते हो, अभी हमने खत्म की है 24 तारीख को। और वहां से बाहर आपके MTS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक सवाल नहीं आएगा, गारंटी लिख के दे रहा हूँ। तो स्टैटिक GK मैंने 22 लेक्चर कराए, उसकी PDF मिल जाएगी आपको, हिंदी में अलग मिल जाएगी, इंग्लिश में अलग मिल जाएगी। अभी मैं हिस्ट्री करा रहा हूँ, हिस्ट्री के हर एक लेक्चर की PDF आपको हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग मिल जाएगी। और जब हमारी सारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी उसके बाद एक जगह कंपाइलेशन करके आपको मिल जाएगी, जैसे कि अगर आप प्रिंट आउट कराना चाहो तो एक साथ करा लो। और साथ में भी अभी हम लेक्चर शुरू होने से पहले आपको दे देते हैं, साथ में अपकमिंग लेक्चर आने वाले हैं। जैसे मैं कंप्लीट GK कराऊंगा आपको MTS एग्जाम के लिए, आने वाले टाइम में ज्योग्राफी कराऊंगा, पॉलिटी कराऊंगा, इकोनॉमिक्स कराऊंगा, साइंस कराऊंगा। तो आपको अलग अलग फिर PDF खरीदने की जरूरत नहीं है। एक बार ग्रुप में ज्वाइन हो गए, हम उसमें PDF अपलोड करते रहेंगे, तो आप आराम से उनको एक्सेस कर सकते हो, PDF से पढ़ सकते हो। और अगर आपके पास ऐसा लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो भाई नोट्स बना सकते हो। क्लास इसीलिए फ्री की गई है। मतलब अगर देखो कोई चीज़ पेड की गई है तो मेरे दिमाग में एक हमेशा चीज़ रहती है कि पेड वही रखो जहाँ पर अगर कोई बच्चा अफोर्ड ना कर पाए तब भी उसका काम चल जाए। ठीक है। तो अगर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, 199 बहुत बेयर मिनिमम है, एक सब्जेक्ट की 20 रुपये से कम में PDF मिल जाएगी कंप्लीट की, और वो भी हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। लेकिन फिर भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है। ठीक है। और आपको ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, आपको यहाँ पर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना कि भैया
मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है, QR सेंड कर दीजिए। तो QR सेंड कर देंगे, उसमें आप 99 पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना। आपको विद इन 24 आवर्स ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जितनी भी पुरानी फीडबैक है, सब जितनी भी पुरानी आपकी PDF हैं, सारी तुम एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है न्यू ऐड होंगे तो वो पुरानी PDF नहीं मिलेंगी। और हिंदी में अलग मिलेगी बिल्कुल सेपरेट, इंग्लिश में आपको अलग मिलेगी। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम थर्ड लेक्चर करेंगे, ठीक है, जिसमें हम वैदिक एज कवर करेंगे।